नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज की स्ट्रेट टॉक। तो टैरिफ का झटका, भारत की कोशिशों को भी ये झटका, और ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल से, 1 अप्रैल से नहीं, जिस लहजे में उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि वो 100% से भी अधिक टैरिफ लगाता है, खास करके ऑटो इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने इशारा किया है। कहा है कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसीलिए रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाकर अमेरिका के हित को साधा जा सकता है। कुछ सवाल हमारे भी हैं स्ट्रेट टॉक में। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े इन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है, इनके जवाबों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझा जा सकता है क्या नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, वित्तीय नीतियां, वो भारत की अर्थव्यवस्था को खड़ा रख सकती हैं। ट्रंप ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों को एक बड़ा झटका। मोदी पहुंचे अमेरिका कोशिश में कि जो ट्रेड सरप्लस है, जिससे कि ट्रंप नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को कुछ रियायतें मिल जाए। लेकिन चीन के बाद अब अमेरिका के साथ जो ये ट्रेड चुनौती निकलकर सामने आ रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का जो साया है वो मंडरा रहा है। क्या इससे मोदी सरकार की वित्तीय नीतियां धड़ाम गिर जाएंगी? भारतीय शेयर बाजार जो है वो पहले से ही बिकवाली का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जो ऑटो है, फूड है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, ये सेक्टर्स है, इनका संकट कितना गहराता दिख रहा है। और सीधे सीधे जो भारतीय उद्योग है, जो भारतीय उद्योग से जुड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट है, निर्यात से जो जुड़ा हुआ रोजगार है, उस पर कितना बड़ा झटका या फिर कितना बड़ा संकट आया। आज के हमारे जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील कुमार सिन्हा, इकोनॉमिस्ट, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे करना चाहूंगी। क्या मोदी सरकार जो कोशिश कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए व्हाइट हाउस में, उन्होंने मुलाकात की, कोशिशें हुई कि भारत को कम से कम कुछ रियायतें ज़रूर मिले, लेकिन ये ताज़ा फैसले से साबित हो गया है कि मोदी सरकार की एक भी कोशिश शायद रंग नहीं ला पाई है और ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएस, तो उसके पहले उन्होंने कुछ टैरिफ अपने आप कम कर लिए थे। यहाँ पे जो 35% था वो 10% पे कर लिया उन्होंने, और उनको ये उम्मीद थी और सबको उम्मीद थी कि शायद ट्रंप का रुख भारत को लेकर के अलग होगा, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट बनेगा, क्योंकि उसके पहले भी ये कहा जाता रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की दोस्ती बहुत अच्छी है, और ट्रंप ने भी ये बात कही कि मिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड, वो कहते रहे। बावजूद उसके ट्रंप अपनी पॉलिसीज को लेके कहीं कंप्रोमाइजिंग नहीं है। अब जो भी फर्क आ रहा है, जो भी फर्क है इस पूरे खेल में, उसमें भारत के लिए जो चिंता है वो अपनी जगह पे है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वो सही बात है। अमेरिका से को हम आईटी सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हम ऑटो सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं, हम कपड़ों के जो फैब्रिक्स हैं उसमें हमारा है, फार्मा सेक्टर है, वो है। लेकिन बावजूद उसके अगर देखिए तो इंडियन इकोनॉमी में यूएस का जो शेयर है, यूएस के एक्सपोर्ट का, वो बहुत बड़ा शेयर नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग % में अगर आता है तो ठीक है। लेकिन ट्रेड बैलेंस अगर हम देखते हैं तो इंडिया के फेवर में है। अब यही बात ट्रंप को खटक रही है जी। ट्रंप को पूरी दुनिया में ट्रेड बैलेंस अपने फेवर में चाहिए। अच्छा, इस बीच में दिक्कत दूसरी हुई है। दिक्कत ये हुई कि जब बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने शुरू हुए हैं तो कई बार डॉलर की करेंसी की जरूरत भी खत्म हो गई है। जैसे रशिया दे रहा था तो रूबल में और रुपए में ट्रेडिंग हो रही थी, ईरान के साथ हमारी ट्रेडिंग लोकल करेंसी में हो रही थी। तो एक तो अमेरिका के साथ ये भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि डॉलर से जब ट्रेडिंग होती थी तो वो उसको तो बैठे बैठा पैसा मिलता था। अब अमेरिकन इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन सुनील जी बताएंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ज्यादा बेहतर इस पूरे खेल को समझेंगे, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखता हूँ। पॉलिटिकल नजरिया ये कहता है कि ट्रंप को इस बात से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ड्यूटी उन्होंने लगा दी और इंडिया ने ड्यूटी नहीं कम की, तो आखिर उनके मार्केट पे भी, तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्राइसिस तो वहां भी होगी। लेकिन ट्रंप इस पूरी कसरत को
पॉलिटिकली आर्म ट्विस्टिंग के लिए या अपने सामने झुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके जो बहुत आयाम है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पोल्स बदल गए हैं पिछले एक हफ्ते में, जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स के पोल्स में चेंज आया है। एक टाइम पे पहले रशिया और यूएस 2 पोल हुआ करते थे, आज यूरोप और रशिया प्लस यूएस एक पोल हो गया है। तो ये सारे चीजों के बीच में ट्रंप ने बिजनेस को अपना ऐसा हथियार बनाया है, या बनाने की कोशिश में है वो, जहां पे बिना खून खराबे के, बिना उनको सेना डाले हुए चीजों को झुका ले वो दूसरे देशों। जी, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि ट्रंप चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सभी को एक ही लहजे में जो है निपटाते हुए दिख रहे हैं, सब पर समान तरीके से जो है टैरिफ लगाते हुए दिख रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा देश अमेरिकी जो आइटम्स है उस पर कितना टैरिफ लगा रहा है, और इसी नजरिए से वो अपने फॉरेन पॉलिसीज पर भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं सुनील जी के पास, फर्स्ट का जो उनका है ना, मगा जो उनका है वो यही है, पहले अमेरिका बाकी सब कुछ। बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन इसके भीतर दूसरे लॉन्ग टर्म गेन्स की आप बात करें, आपका इशारा क्या है? मैं सुनील जी से समझना चाहती हूँ कि सुनील सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर उत्कर्ष सर ने बात कही है कि अगर देखा जाए कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इसमें कंट्रीब्यूशन इंडिया और यूएस के ट्रेड का जितना है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके जो नतीजे हैं, इसका जो असर है, वो ज़रूर चिंता करने की बात है। सुनील सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए कितना बड़ा झटका, भारत के ऑटो सेक्टर के लिए कितना बड़ा झटका, फूड के लिए कितना बड़ा झटका, या फिर आप भी सहमत हैं कि भारत इससे निपट सकता है? देखिए, अगर आप यूएस के परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया यूएस ट्रेड है उसको देख रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो ट्रेड शेयर है वो यूएस के ओवरऑल ट्रेड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है। परंतु अगर आप उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देख रहे हैं, तो भारत के लिए यूएस एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप टॉप 5 कंट्रीज की बात करें या टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, तो उसमें यूएस चाइना के बाद शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूएस एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अगर इम्पोज होता है भारत से बने हुए जो भी निर्यात के सामान है उनके ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हमारी इकोनॉमी पे अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, या और कई तमाम किस्म के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हो, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है वो ये है कि इन सब की वजह से जिस किस्म का इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी में आने वाला है या लाइकली आएगा, कि कोशिश तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो वहां से दूसरे देशों में चला गया है वो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे वापस आए जी। और जिससे कि वहां पे नौकरियां जो है वो बढ़े, और जो खास करके जो मिडिल क्लास है, वाइट जो मिडिल क्लास है, जो इस समय जो है नौकरी की समस्या से जूझ रहा है, उसको जॉब्स मिले। परंतु साथ ही साथ जो एक चीज उभर कर आएगी वो आएगी इन्फ्लेशन की। तो हायर इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा कि आपके जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, और उसकी वजह से कंजम्पशन डिमांड बढ़ने की बजाय घट भी सकता है। जी। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है, जो इस समय काफी हद तक अछूता है, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत सारा डिमांड जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर का वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कई जो और किस्म की जो सर्विसेज हैं, उसका ठेका जो है वो भारतीय जो सॉफ्टवेयर कंपनीज उनको देती हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो आने वाले समय में, खास करके अगर ये चीज चलती रही एक लंबे समय तक, तो भारत को खामियाजा सिर्फ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में नहीं
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में भी झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, यानी आप एक पूरा जो चक्र है उसको देख पा रहे हैं अपने नजरिए से कि ये सिर्फ एक्सपोर्टर जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं या फिर इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसको ही झटका नहीं है, बल्कि भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको भी एक झटका है, जिससे भारत को दूरदर्शी तरीके से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझूंगी कि क्या भारत ये कोशिश करता हुआ दिख भी रहा है, जिस बजट के जरिए भारत की कोशिशों का हवाला दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, या फिर अभी तक तो अमेरिकी टैरिफ पर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया है। ये भी एक बात है कि क्यों नहीं आया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल जारी रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के जो जवाबदेह मंत्रालय हैं उनकी चुप्पी क्या इशारा करती, क्या संकेत देती। हालांकि जो चीन है, जो कनाडा है, जो मैक्सिको जैसे देश है, लगातार जवाबी और करारा जवाब जो है अमेरिका को दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उस रफ्तार से भी नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार से सरकार दावा कर रही थी, और सरकार ही ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उससे ये चिंताएं उभरती हैं, मजबूत होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अब सुस्त पड़ रही है, धीमी पड़ रही है, और अब अमेरिकी टैरिफ इस पे और बड़ा झटका। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एक बात तो उत्कर्ष सर तय है कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर, इस दावे की भी पोल खुल गई है, यानी प्रधानमंत्री की कोशिशें बिल्कुल रंग नहीं ला सकी हैं और अब तक मौन मंत्रालय, इसे आप कैसे, किस स्ट्रैटेजी की तरह देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो जो कहा जाता था और खुद ट्रंप ने कहा कि माय फ्रेंड मोदी इज अ गुड टफ बार्गेनर, लेकिन अभी तक दिखा नहीं, वो बार्गेनिंग दिखी नहीं। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स को तो छोड़ दीजिए, फॉरेन मिनिस्ट्री का अभी हाल ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना अभी हम समझ रहे हैं। तो अब जब आप समझ रहे हैं, समझने की स्थिति में अभी नहीं आ पाए हैं जी, तो पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो किसी चीज को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ देख ही नहीं रही। साउथ एशिया में जो हुआ उसमें भी हमको झटका लगा, यूएस के साथ जो हुआ उसमें भी हमको झटका लग रहा। तो सवाल ये कि हमारे वो लाइन जो है। अच्छा, तीसरा ये कि एट द सेम टाइम ये ठीक बात है, ये कहा जा सकता है कि हम भारत जिस स्थिति में है, चाहे जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग उसकी हो या उसका कंज्यूमर बेस हो, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हम बाइपोलर पॉलिटिक्स के भीतर तीसरे पोल की तरह हम खड़े नहीं हो पा रहे। जो भारत हुआ करता था आजादी के बाद से लेके और 90s तक, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में था उस पूरी दुनिया की राजनीति के भीतर, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के साथ, लेकिन अब वो तो रहा नहीं। अब ढेर सारे संगठन हैं जिनके आप मेंबर हैं, सब है। आईटी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, दुनिया में जो लड़ाई है वो आईटी की सप्लाई चेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और खासतौर पे तब जबकि एआई जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री क्या पूरे जिंदगी को बदल रहा है। तो सप्लाई चेन वाली पॉलिटिक्स है जो डोनाल्ड ट्रंप माइक्रो प्रोसेसर के लिए रॉ मटेरियल में कम्पीट करना चाहते हैं चाइना से, इसलिए वो कभी कनाडा पे हाथ लगाते हैं, कभी ग्रीनलैंड पे हाथ लगाते हैं, कभी यूक्रेन पे हाथ लगाते हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो स्टैंड ले सकता है। वर्ल्ड एआई समिट अभी खत्म हुई यूरोप में, जिसमें इंडिया को चेयर था, और अब अगला चेयर होना है। तो ऐसे में अगर इन चीजों को जोड़ा जाए, ट्रेड और फॉरेन पॉलिटिक्स, लेकिन उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक पॉलिसी, और उस पॉलिसी के लिए एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। उतना वक्त नहीं दे रहे डोनाल्ड ट्रंप, और वही प्रॉब्लम है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी फंसी हुई है कि वो कहां देखे और क्या सहूलियत में जाए, सरेंडर में जाए, या कहीं टफ हो। कुछ नहीं है, एक साइलेंस है। लेकिन जब जिस तेवर में ट्रंप कैंपेनिंग भी कर रहे थे, अगर भारत सरकार ये कह रही है कि वो ट्रंप को अभी उनके कामकाज को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैंपेनिंग से ही बिल्कुल साफ था कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ट्रंप जो है लागू करने जाएंगे, और ट्रंप इस बार वो कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही कोई हेजिटेशन रखेंगे, बल्कि उनकी टीम भी पहले इससे ज्यादा स्ट्रांग नजर आई। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि
क्यों भारत सरकार कनाडा की तरह, मैक्सिको की तरह और चीन की तरह रिटेलिएट नहीं कर पा रही है, जवाबी जो है तेवर नहीं दिखा पा रही है? हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? सुनील सर जी, इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पे भारत एक किस्म का बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहां तक यूक्रेन वॉर का सवाल है या जो ग्लोबल साउथ है उसको वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है लगातार जो ग्लोबल फोरम पे है। पर जैसा उत्कर्ष जी बता रहे थे कि जिस किस्म की वॉइस या जिस किस्म की आवाज भारत की नॉन अलाइन मूवमेंट के समय इंटरनेशनल फोरम पे होती थी, उस समय की आवाज जो है वो अभी उभर कर नहीं आ पाई है। आप कोशिश जरूर कर रहे हैं बट आपको वो आपका वो दबदबा जो है वो अभी इंटरनेशनल एरिना में नहीं बना है। तो अगर आप भारत की जो इस समय स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें तो भारत भी बहुत सारे उन देशों की तरह हो गया है जो या तो बायलैटरल या रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जी। जहां तक यूएसए का सवाल है, यूएसए जैसा आपने भी बताया, इस समय ट्रम्प 2.0 का जो रूप हमने देखा है, जिस किस्म की डिलीजरेंस हमने देखी है उनकी अप्रोच में जी। उस डिलीजरेंस का जवाब अगर आप जिस तरीके से कनाडा या मेक्सिको या चाइना देना चाहते हैं, अगर आप भी उस किस्म की डिलीजरेंस से देने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान ज्यादा होगा बनिस्बत के, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके टोटल ट्रेड का जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पर अगर आप उसको उलट करके भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का वो एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय। तो ऐसी स्थिति में भारत उस स्थिति में नहीं है कि वो जो है टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाए। और इसका एक संकेत जो है पीएम मोदी ने भी दिया था कि उन्होंने कोशिश की थी कि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो बाय आउट कर सके ताकि इस बीच में कुछ नेगोशिएशन हो सके, परंतु उसका समय नवंबर तक का था और हम जो जिस किस्म का स्टेटमेंट अभी सुन रहे हैं ट्रम्प की तरफ से, उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प इन सब चीजों के बावजूद भी आपको वो समय देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत को काफी क्विकली जो है एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा या एक किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू वो कम से कम उन चीजों पे जहां पे के सबसे ज्यादा यूएसए को पिंच कर रहा है, जैसा कि ऑटो सेक्टर है या ऐसे पर अगर मैं सुनील सर मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं ऑटो सेक्टर को, भारत का जो ऑटो सेक्टर है, एक डेटा मेरे पास है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा कि इसमें ऑटो सेक्टर जो है वो इंडिया की जो जीडीपी इसमें 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। 1 करोड़ लोगों को भारत में से रोजगार मिलता है। तो अगर ऑटो सेक्टर को ही ट्रम्प जो है यहाँ पर टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये भारत की जो मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है इसको भी बढ़ाएगा और जो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री है इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है कि जो ऑटो सेक्टर है वो हमारे देश में for several years it has been growing and creating employment opportunity। पर दिक्कत ये है कि हमने जो दूसरे देशों में कार मैन्युफैक्चर होते हैं उनको अपने देश में आने से रोका हुआ है, क्योंकि हमने जो टैरिफ है वो 120%, 140% रखा हुआ है जो इंपोर्टेड कार्स हैं उनके ऊपर। तो ट्रम्प का जो सबसे बड़ा इस समय अटैक है ऑटो सेक्टर पे वो यही है कि आपने जो है आप को अगर गाड़ियां हमारे देश में भेजनी है तो आप 10% 20% टैरिफ पे भेज देते हो, लेकिन जब हमारे यहाँ की बनी गाड़ियां आपके देश में जाने की कोशिश करती हैं तो आप वहां पे टैरिफ बैरियर लगा देते हो विच इज मोर देन 100%। तो ये जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। अच्छा, जब तक भारत एक जो है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का टैग लेके चल रहा था इंटरनेशनल एरिना में,
तब तक भारत को कई किस्म के कंसेशंस दिए गए, और जैसा कि ऐसे देशों को दिया जाता है, कई डेवलप्ड कंट्रीज ने दिया भी, इंक्लूडिंग यूएसए। बट अब जब भारत अपने आप को ये कहने की कोशिश करता है कि हम तो बहुत जल्दी, थोड़े ही दिनों में विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उनका ये कहना है कि फिर अगर आप उस मुकाम पे पहुंचने वाले हो तो फिर आपको इतने सारे कंसेशन की जरूरत क्या है, और हम क्यों दें आपको वो कंसेशन। जी, लेकिन तो यहाँ पर जिस महंगाई का माफ कीजिएगा, लेकिन भारत जैसे आपने भी महंगाई की बात छेड़ी और उत्कर्ष सर ने भी अमेरिका में महंगाई की चिंता जताई है, तो भारत इस पॉइंट पर भी अपनी जो बात है वो क्या नहीं रख पा रहा है कि आप उतना समय तो दीजिए जब तक कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में स्टैब्लिश करिए, लेकिन तब तक हमें जो है अमेरिकी बाजार में जो पहुंच है उसको आसान बना रखिए। इस मौके को क्यों गवा रहा है भारत? एक छोटा सा ब्रेक लोगे, इससे पहले कि उत्तर लूं आपसे भी और उत्कर्ष सर से भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे सुनील जी के पास, सुनील कुमार सिन्हा। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर अमेरिका अब भी महंगाई से जूझ रहा है और अगर वो अन्य देशों पर भी टैरिफ लगा रहा है, जो उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, तो क्या भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है कि क्योंकि अन्य देशों के साथ भी ट्रेड जो है उसका अब यहाँ पर प्रभावित होगा, तो भारत के जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिकी बाजार में जो है पहुँच बनाए रख सकते हैं? देखिए, इस समय जो ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है। वो जो है उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको उन्होंने कई सारे वायदे किए हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वायदे पूरे ना किए गए तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिरेगी, और उनके लिए फिर इट विल बी अ काइंड ऑफ डिफीट, पॉलिटिकल डिफीट। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी वो पूरी तरीके से अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जो कि उन्होंने इलेक्शन रैलीज में और कैंपेन में कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं, चाहे वो इस विश्व का कोई भी देश हो, उसके साथ मेरा जो ट्रेड है वो इक्वल फुटिंग पे होगा। मैं आपको वो कंसेशन अब देने के लिए राजी नहीं हूं या तैयार नहीं हूं जो मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के बहुत सारे देशों को दिया। अब इसका एक सीधा तरीका आप ये देख लीजिए, जो नाटो की जो संधि है, यहां तक कि वो नाटो की संधि से भी वॉकआउट करने को तैयार हो गया है। जी। तो जहां तक ट्रेड का सवाल है और खास करके भारत देश के साथ ट्रेड का सवाल है, ऐसे में तो मेरी समझ से जो ट्रम्प या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी वेट करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हो, हमारे को जो कंसेशन आपने देना है अगर वो दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम टिट फॉर टैट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अमेरिकी प्रोडक्ट बेचे कहाँ जाएंगे फिर? जबरन जो है भारत में ही थोपे जाएंगे, क्योंकि चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हर किस्म का जो युद्ध लड़ने को अमेरिका के साथ तैयार है। कनाडा भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, मैक्सिको भी कर रहा है। उत्कर्ष सर, आपसे समझना चाहूंगी, इस आपदा में भी अवसर की बात बहुत सारे जानकार कर रहे हैं। क्या भारत वाकई इस आपदा में भी अवसर तलाश सकता है? क्योंकि अगर चीन के प्रोडक्ट्स हाई टैरिफ के साथ कम हो जाते हैं, कनाडा के प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं, अन्य देशों के भी प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने देशों के साथ अमेरिका का व्यापार है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, ब्राज़ील की बात हो रही है, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है, इन सब देशों की बात हो रही है। क्या इस आपदा में अवसर भारत को तलाशना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहा है? बिल्कुल बहुत गुंजाइश है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को पीछे से करता हूँ, जो सुनील सर ने भी बात कही। देखिए, बस नहीं, जितना भी लोगों को सहूलियतें और ये सारी चीजें जो देता था ना, वो अपना बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए देता था, क्योंकि उसके सामने रशिया एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसी को लेके पूरी दुनिया बटी हुई थी दो ब्लॉक में, और एक तीसरा था जिसको खत्म कर दिया 90s में जाके। अब उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो उसके अलाइनमेंट में, साथ में है, दोनों एक साथ है। तो अब उसको नए सिरे से चीजों को करना है, और इसके वो एक कमजोर, पॉलिटिकली जो कमजोर देश है, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप
पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देश कितना भी बड़ा हो, पॉलिटिकल विल कैसी है, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं। मैक्सिको जो यूएस के नाक के नीचे है, कनाडा जो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें यूएस के साथ उसकी साझा होती है जी। वो बोल दे रहे हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा हम बहुत देखिए, पॉलिटिकल डिविडेंड इंडिया का जो है, टैलेंट जो इंडिया का है, जो यहाँ पे वर्कफोर्स है, सब कुछ हमारे फेवर में, इवन मार्केट हमारे फेवर में। इतना बड़ा मार्केट दुनिया में किसी को, मैं कह रहा हूँ कि भारत में कितनी भी मंदी है, 14 करोड़ आदमी तो है ना कंज्यूमर, जो पैसा है जिसके पास जी। तो 14-15 करोड़ का मार्केट किसी को भी तलाशना, पूरा यूरोप जोड़ेगा। तो ये सब हमारे पास है, बट हमारे पास क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कभी ब्रॉड पिक्चर पिछले 12-10-11 सालों में उसने ब्रॉड पिक्चर नहीं देखी या ना देखी। उसने कहानियां सुनाई लेकिन डील्स किए 1 to 1। हम उस तरह से तैयार नहीं, और इसलिए हम अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारा स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, ट्रंप ने तो डेट दे दी। अच्छा, इंटरेस्टिंग देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल बड़ी जबरदस्त है। उसने कहा कि 1 अप्रैल को ये शुरू होना था, लेकिन 1 अप्रैल इज फुल डे, तो कोई ये ना कहे कि ये मुल्क बना रहा है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप्रैल जी। बट 2 अप्रैल इज अ डेट। अब आपको जो भी पोजीशन लेनी है उसके पहले लेनी जी। बहुत सारे देशों ने तो ले ली, हम अभी असेसमेंट में हैं। तो खैर अभी एक प्राइवेट जू घूम के आ गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। शायद हम उम्मीद करते हैं कि वो एक जल्दी ही एक हाई पावर बैठक करेंगे और वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट फिर वहां पर एक पिक्चर बन जाती है कि कौन किसके इंटरेस्ट को सर्व करना है। यही भारत की प्रॉब्लम जी। यानी भारत का जो पिक एंड चूज जो पॉलिसी है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मैं सुनील सर से समझना चाहूंगी। सुनील सर, क्या भारत में जो मौजूदा दौर है, जिस दर से हम आगे बढ़े, जो हमारा विकास दर है, उसकी चिंताएं इतनी गहरी हो गई हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में मंदी आ चुकी है और अब ये संकट इससे और बढ़ जाएगा? देखिए, मैं मंदी तो नहीं कहूंगा, परंतु ये है कि भारत का जो एस्पिरेशन है वो तभी पूरा होगा अगर हम 8 से 9% के बीच में रियल टर्म्स में ग्रो करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि पोस्ट कोविड पीरियड में आपने जो 1 या 2 साल पोस्ट कोविड पीरियड का है उसमें आपने अच्छा खासा ग्रोथ देखा, पर काफी हद तक उस ग्रोथ में जो कोविड के ईयर्स का, जिसको हम बेस इफेक्ट कहते हैं, वो भी उसमें झलकता है। और अब जब अर्थव्यवस्था कोविड के इम्पैक्ट से निकल करके पटरी पे आने की कोशिश कर रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जिस किस्म की तेजी आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। उसके अलावा और उसके अलग से जो समस्या आ रही है वो ये है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है जी जी। अब ऐसे में इसलिए अक्सर जो है लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये मंदी का दौर है। मंदी का दौर नहीं है, परंतु ये है कि जिस ग्रोथ की संभावना या जिस ग्रोथ को हम लेकर चले हैं, उस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये ग्रोथ रेट हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो भारत की समस्याएं जो हैं वो बरकरार रहेंगी। और सबसे बड़ी जो समस्या आपने भी कही एम्प्लॉयमेंट की, भारत अगर 8-8.5% के ऊपर ग्रो नहीं करता है तो 10 to 12 मिलियन वर्कफोर्स जो हर साल हमारे वर्कफोर्स में आ जाता है, उसको आप रोजगार मुहैया नहीं करा सकते जी जी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ ये है कि सरकार की जो सारी कोशिशें हैं पिछले कई सालों में, वो ये रही है कि हमने फॉर्मल सेक्टर को का फुटप्रिंट बड़ा करना है, इनफॉर्मल सेक्टर को छोटा करना है। जी जी। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाते हैं, उनको इनफॉर्मल सेक्टर जो है काफी हद तक एब्जॉर्ब करता है जी। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, पर कम से कम उनको इस किस्म की नौकरी जरूर प्रोवाइड कर देता है कि रोजी रोटी गुजर बसर चलती रहे। आज के दिन में क्या हो रहा है कि आपके एक तरफ देखिए कि टैक्स कलेक्शंस तो बढ़ रहे हैं, परंतु साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि जिसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है वो फॉर्मल सेक्टर है, और फॉर्मल सेक्टर की वो कैपेसिटी नहीं है जो हमारे देश के वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक तो ये समस्या जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन की वजह से होगी। और दूसरी तरफ अब जब ट्रम्प ने टैरिफ से रिलेटेड मेजर्स लेने शुरू किए हैं तो उसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। तो 8 से 8.5% की अगर ग्रोथ दर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी थी, उसने ये कहा था कि अगर आप 20% के दर से अपने एक्सपोर्ट को साल दर साल बढ़ा सकें तभी जाकर के आप 8-8.5-9% की ग्रोथ दर को बरकरार रख सकेंगे, वरना ये 1 आध साल में आएगा और फिर नीचे चला जाएगा। तो दिक्कत वो आने वाली। बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट संबंधी चिंताएं हैं वो ये हैं कि वो भारत की जो आर्थिक तरक्की है, जो विकास दर है, उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगी। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है, क्या असंगठित जो क्षेत्र है भारत के, उसको अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो भारत इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार या फिर मजबूत दिख सकता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से भारत कैसे निपटेगा, भारत की क्या तैयारी है और क्या भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी है, अगर नहीं तो फिर प्लान क्या है विकसित भारत का, जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करती आ रही है। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार जुड़े हुए। डोमेस्टिक इकोनॉमी को अगर मैं समझना चाहूँ उत्कर्ष सर, तो असंगठित क्षेत्र से भारतीयों को काफ़ी रोजगार मिलता है। खुद यहाँ पर सुनील कुमार सर भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कैसे जो है हमारी GDP जो है विकास दर है उसको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये फोकस लगातार पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इस सेक्टर में नहीं रहा है। क्या तत्काल प्रभाव से इस इनफॉर्मल सेक्टर को जो है ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? लोन देने की बात तो करते हैं लेकिन उसके साथ 10 तरह के जो है शर्तें लागू कर दी जाती है। क्या इन सभी को इमीडिएट हटाकर ही इसे अचीव किया जा सकता है और बाहरी खतरों को जो है इसका असर कम किया जा सकता है? देखिए, भारत में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर, एक तरीके से पैरेलल इकोनॉमी चलाता था। और उसके बाद जब आप याद करें यूपीए की गवर्नमेंट आई थी मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने एक स्कीम भी शुरू की थी, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन, मनरेगा जिसको हम कहते थे। तो वो ये था कि भाई ठीक है, छोटे छोटे कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव में जो लोग हैं उनको ऐसे रोजगार दिया जाए, इंश्योर्ड इनकम उनको दी जाए। तो हमने देखी कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही थी। लेकिन सरकार ने पहला काम जो किया, जिसने एक तो मनरेगा के बजट लगातार कम होता गया हुआ, दूसरी तरफ जो नोटबंदी का फैसला हुआ उसने उस असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी, क्योंकि वो कच्चे का काम जिसको हम कहते हैं। तो अब आपने कहा कि नहीं साहब, सारा टैक्सेशन और सारी बेईमानी, वो ठीक है, काला धन के खिलाफ बात हुई थी, तर्क थे, लेकिन वो सेक्टर जो टूटा वो फिर खड़ा नहीं हो पाया। फिर मुद्रा लोन नाम की एक स्कीम आई, बैंकों से कहा गया कि भाई जो छोटे कारोबारी हैं उनको दीजिए 7-8 लाख का कोलेटरल फ्री लोन। वो 8 से 10% ही लोन डिसबर्समेंट हो पाया, क्योंकि पॉलिसी तो थी लेकिन बैंकर अपना गला नहीं फंसाना चाह रहा था। वो एनपीए के खतरे और एनपीए होने के बाद उन मैनेजर्स के ऊपर जो दबाव थे, तो ये सब कुछ मिला के उसने असंगठित क्षेत्र को, अच्छा एमएसएमई को लेके आप जितनी भी योजनाएं बनाए, लेकिन एमएसएमई के सामने जो इकलौती प्रॉब्लम होती है वो होती है एक टाइम पे फंड्स की। फंड्स जो है स्मूथली चैनलाइज नहीं हो। तो एमएसएमई में पोटेंशियल है, भारत जैसी इकोनॉमी में एमएसएमई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन जब फंड फ्लो नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा उसको, या इन्वेस्टमेंट जो है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो वो हिम्मत नहीं कर पाता है। भाई 10% का अगर बिजनेस कोई कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर या कोई ट्रेडर, और आप 7 से 8%, तो गवर्नमेंट बैंक उससे इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर एनबीएफसी से जाता है तो वो इंटरेस्ट
12% से ज्यादा हो जाता है जी, तो वो चल नहीं रहा जी। अब अगर भारत को अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना हम्म, तो उसके लिए उसको काफी कुछ बैंकिंग सेक्टर के साथ करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग सेक्टर के साथ कोई ऐसा काम हो नहीं। अनफॉर्चुनेटली भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कितना मजबूत है, मैं सुनील सर से समझना चाहती हूँ। सुनील सर, हमारा बैंकिंग सेक्टर कितना मजबूत है, जो कि एमएसएमईज की जब बात आती है, अभी एक और दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि जो भारत में एमएसएमईज हैं उनकी संख्या बढ़कर 6 करोड़ से अधिक हो गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एमएसएमईज और बैंकिंग सेक्टर, क्या इन दोनों की सुगमता, इन दोनों का जो तालमेल अगर सही तरीके से दुरुस्त किया जाए तो भारत की चिंताओं पर बहुत बड़ा अंकुश जो है लग सकता है, उसका समाधान निकल सकता है? नहीं, जैसा उत्कर्ष जी ने भी कहा, एमएसएमई या इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं भारत के संदर्भ में जी। सिर्फ इसलिए कि आप फॉर्मल सेक्टर का फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं। तो इस समय जो स्थिति है वो ये है कि जो चाहे हम उनको एमएसएमई बोले, इनफॉर्मल सेक्टर बोले, जिस भी नाम से हम उन्हें बुलाएं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है समय पे उन्हें जो जिस किस्म का क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर उनको क्रेडिट ऑब्टेन भी करना है तो क्रेडिट लेने के लिए उन्हें तमाम किस्म के कोलैटरल्स और ऐसी जो बहुत सारी चीजें हैं जो इन सब चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट जो पेपर वर्क है। तो सरकार समय समय पर जो है एमएसएमई को लोन मुहैया करने के लिए स्कीम भी लेके आती है, उसको जो है वो आरबीआई भी ओवर सी करता है और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। पर जमीनी स्तर पे अगर आप जाकर देखें तो हालात जो है इन तमाम स्कीम, तमाम जो ये अनाउंसमेंट्स है, उनके बावजूद भी जो है जमीनी स्तर पर जो है वो स्थिति बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर्ड की जो पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि हमने हमारे देश में एमएसएमई की संख्या इतनी हो गई। अब अगर आप उसमें जाकर के अगर सर्वे करें तो आपको पता लगेगा कि उस एमएसएमई में जो है वो वायबल जो एमएसएमईज हैं उनका परसेंटेज कितना है जी। सिर्फ आंकड़े गिन लेने से कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपने उनकी संख्या तो गिन दी जी, पर आपने ये जाकर के देखा कि उनकी माली हालत क्या है, क्या वो आने वाले 3-4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बिजनेस कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि हर साल कितनी ही सारी जो एमएसएमई या इनफॉर्मल सेक्टर के जो एंटरप्राइज है वो बंद होते हैं, फिर कोई नए खुलते हैं, फिर बंद होते हैं। तो मतलब जमीनी स्तर पे जो स्थिति है वो मेरे हिसाब से कंडूसिव नहीं है। और आप भी मानते हैं कि नोटबंदी इसका एक प्रमुख कारण है और नोटबंदी के बाद कोविड की मार इसका एक प्रमुख कारण बना हुआ है? सारी चीजें जी, सिर्फ नोटबंदी ही नहीं, नोटबंदी के बाद जिस तरीके से आपने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जिस तरीके से कोविड आया, इन तीन चीजों ने मिलकर के जो एमएसएमई कह लीजिए या इनफॉर्मल सेक्टर कह लिए, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी इकाइयां बंद हुई हैं, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। अब ठीक है, कोविड के बाद जो है लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, वापस बिजनेस को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारी इकाइयां जो बंद हुई हैं वो आज तक भी नहीं खुल पाई हैं। उसकी जगह हो सकता है कुछ नई इकाइयां खुली हैं और उनको अगर आप अपने आंकड़ों में मिला लें तो आपका आंकड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, पर उनकी जो स्थिति है वो वायबल नहीं है। अब जैसे पीछे होता क्या है कि एमएसएमई को सिर्फ बैंक्स ही नहीं एक्सप्लॉइट करते हैं, जो बड़े जो रोजगार है वो भी इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, बड़ी कंपनियां करती हैं। हाँ, बड़ी कंपनियां जो है वो एमएसएमई से 2-2 महीने 3-3 महीने का क्रेडिट लेकर के सामान खरीदती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सामान आज वो उनको सप्लाई करेंगे उसकी पेमेंट 3 महीने के बाद होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा कारोबारी है वो बैंक से लोन लेकर के कर रहा है और उसके बाद 3 महीने का उसने अपना पैसा फंसा लिया और वो 3 महीने का जो पैसा फंसा है वो बड़ी कंपनी के लिए वो वर्किंग कैपिटल हो गया।
अब ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एमएसएमई से? बिल्कुल। कैसे बिजनेस करेगा? अब आप सोचिए कि वो कितनी मुश्किल स्थिति में बिजनेस करता है, और उसके बावजूद भी उसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में, अगर आप देखिए, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे एक्सपोर्ट्स में देखिए, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे एम्प्लॉयमेंट में देखिए, वो फॉर्मल सेक्टर से कोई कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी यहाँ पर बात रखी कि क्यों एमएसएमईज लगातार जो है चुनौतियों का सामना ना सिर्फ बैंकों की तरफ से कर रहा है बल्कि बड़ी कंपनियों की तरफ से भी कर रहा है, और क्या सरकार इस सब परिस्थितियों से जो है अनभिज्ञ है, अनजान है, क्योंकि उसकी नीतियाँ इस तरह की नहीं दिख रही हैं कि वो बाहरी खतरों को या फिर बाहरी चुनौतियों को घरेलू मोर्चे पर जो है हैंडल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील सर आपका भी और उत्कर्ष सर आपका भी कि आपने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं मांग आई, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके साथ क्या इंडिया जो कि विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन मोदी सरकार को फैसला लेना होगा, मोदी सरकार को अपना विजन अपने नागरिकों के सामने रखना होगा, और सिर्फ नागरिकों के सामने ही नहीं, वैश्विक सहयोगियों के भी सामने रखना होगा, ताकि ये कहा जा सके कि भारत एक लोकतांत्रिक महाशक्ति बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक भेज सकते हैं। नमस्कार।